हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो अभी ये आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है ये मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है जो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ मेरे चैनल पे। आपको चाहिए तो मैं उसका लिंक यहाँ पर अटैच कर दूँगा। आप आई सिंबल पे क्लिक करके चेक कर सकते हो, वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, सेम वही सारे कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, सो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग जेईई नीट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं अभी यहाँ पे। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि एलिमेंट्स हैविंग हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, दिस आईपी स्टैंड्स फॉर आयनाइजेशन पोटेंशियल, यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी इनडायरेक्टली वो लोग बोल रहे हैं कि एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू इज। ठीक है, अब चार ऑप्शन उन्होंने दिया है और उन्होंने पूछा है कि इन चारों ऑप्शन में से कोई भी एक ऐसा आप ऑप्शन चुनिए जिसका आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू हाईएस्ट होगा। ठीक है, सो चलिए चेक करते हैं कि किसका आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू ज़्यादा मिल सकता है। उसके पहले चलिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि ये आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या होता है। ठीक है, सो आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब कि सपोज कोई भी एक सब्सटेंस है, ठीक है, या फिर चलिए हम इमेजिन करते हैं कि सपोज कोई भी एक गैसियस एटम है। ठीक है, सपोज ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिटल्स है। ठीक है, ये किसी गैसियस एटम का क्या बना रहा हूँ मैं, स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। सो एक न्यूक्लियस बनाया मैंने और आपको 3 ऑर्बिटल दिखाया मैंने। सपोज ये लास्ट वाले ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन बैठा है। ठीक है, तो ये लास्ट वाले ऑर्बिटल में ये जो इलेक्ट्रॉन बैठा है दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको निकालने के लिए, इसको बाहर निकालने के लिए मुझे सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा इस गैसियस एटम को। ठीक है, सो वो जो मैं सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, दैट एनर्जी इज नथिंग बट आवर आयनाइजेशन एंथैल्पी, दैट इज IE। ओके, सो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। यानी शॉर्ट में बोला जाए तो किसी भी एटम में से उसके बाहर के शेल में जो इलेक्ट्रॉन बैठा है उसको निकालने के लिए जो भी एनर्जी लगती है उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी बोला जाता है। यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना जितना इजी होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू उतना ही आपको कम मिलेगा, और इलेक्ट्रॉन को निकालना जितना टफ होगा, गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना बेसिकली जितना टफ होगा, तो उतना ही आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर इजी है इलेक्ट्रॉन को निकालना तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम, और अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना टफ है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी आपका ज़्यादा मिलेगा। ओके, जितना ज़्यादा आसान उतना कम एनर्जी लगेगा उसको निकालने के लिए, जितना मुश्किल है उस इलेक्ट्रॉन को निकालना मतलब उतना ज़्यादा आपको एनर्जी देना पड़ेगा उसको निकालने के लिए, मतलब उतना ही ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू आपको हाई मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू इज, अब यहाँ पे चेक करते हैं। उन्होंने पहला ऑप्शन दिया है नियॉन, दूसरा वो लोग हीलियम बोल रहे हैं, तीसरा बेरिलियम बोल रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने नाइट्रोजन दिया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 1 बाय 1 हम लोग चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, सबसे पहले नियॉन लिख देता हूँ मैं, फिर मैं हीलियम लिख देता हूँ, फिर बेरिलियम और फिर नाइट्रोजन। ठीक है, अभी जो नाइट्रोजन है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया नहीं, राइट, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। बेरिलियम की बात करते हैं, बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, बेरिलियम न्यूट्रल स्टेट में ऑब्वियसली उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है क्या, नहीं। अब यहाँ पर मैं ऑक्टेट क्यों ला रहा हूँ रोल में, क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान से देखिए नियॉन और हीलियम दिया है आपको, यानी ये दोनों नोबल गैस एलिमेंट्स है। कौन से एलिमेंट्स है ये दोनों, नोबल गैस एलिमेंट्स, और नोबल गैस एलिमेंट्स का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो इसीलिए मैंने पहला क्राइटेरिया ऑक्टेट को ही ले लिया है। ओके, सो ऑक्टेट बेरिलियम और नाइट्रोजन का तो कंप्लीट नहीं है। ठीक है, मतलब कि इनका ऑक्टेट अगर कंप्लीट नहीं है, ओके, इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो मतलब इनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना
ईजी होगा, ठीक है, इसमें से भी इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी होगा एज़ कंपेयर टू जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है उसके, ठीक है। सो मतलब कि ये जो ऑप्शन है सी और डी, ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो उसमें से हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, नाइट्रोजन में से भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं हम लोग। इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसीलिए इनका इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब हमको चेक करना है कि नियॉन में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा मुश्किल होगा या हीलियम में से। अब आप बोलोगे कि सर मुश्किल क्यों बोल रहे हो आप, और मुश्किल वाले को ही क्यों ढूंढ रहे हो, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है आप उसको क्यों ढूंढ रहे हो। तो सिंपल सी बात है कि मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन जिसमें से निकालना जितना टफ होगा, जिस भी एटम में से निकालना जितना टफ होगा, उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू उतना ही आपको ज़्यादा मिलेगा। और वो लोग वही पूछ रहे हैं कि किसका आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। सो इसलिए अब हमको देखना है कि नियॉन और हीलियम में से किसका आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू हमको ज़्यादा मिलेगा। सो अगर नियॉन को हम लोग देखेंगे, ओके, सो नियॉन जो है वो कौन से पीरियड में बैठा हुआ है। सो नियॉन बैठा है हमारे सेकेंड पीरियड में, राइट, और हीलियम बैठा है हमारे फर्स्ट पीरियड में, ओके। सो अब अगर साइज कंपेयर किया जाए तो किसका साइज ज़्यादा है, किसका साइज कम है। सो हीलियम का साइज जो है वो एज़ कंपेयर टू नियॉन कम है, राइट, मतलब हीलियम छोटा है नियॉन के कंपेयर में, और नियॉन जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे मैं अगर ड्रॉ करना चाहूँगा, देखो यहाँ पे आप, सो ये है हीलियम का न्यूक्लियस और ये उसका एक ऑर्बिटल, और नियॉन की अगर बात करेंगे हम लोग तो ये उसका न्यूक्लियस है, एक ऑर्बिटल और फिर दो ऑर्बिटल, ओके। सो मतलब हीलियम के केस में ये इलेक्ट्रॉन इस शेल में बैठा है, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, और ये कौन सा शेल है, ये एस ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल है। अब आपको पता ही होगा कि एस ऑर्बिटल, और नियॉन के केस में ये पी ऑर्बिटल है, ओके। अब आपको पता होगा कि एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल में से कौन सा ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होता है। सो सिंपल सी बात है, ये जो एस ऑर्बिटल है ये न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होता है। ज़्यादा नज़दीक होता है मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, राइट। और ये अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे तो मतलब इस इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी होगा क्या, नहीं, क्या रहेगा यहाँ पे, टफ रहेगा, ओके। इस इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी नहीं रहेगा। अब वही अगर बात करते हैं हम लोग नियॉन के केस में, सो नियॉन के केस में ये पी ऑर्बिटल है, राइट। सो पी ऑर्बिटल जो है इसका वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है, ठीक है, और इस पी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन बैठा है वो न्यूक्लियस से दूर है एज़ कंपेयर टू हीलियम वाले इलेक्ट्रॉन के, राइट। सो इसीलिए नियॉन के केस में इस इलेक्ट्रॉन को अगर आप निकालना चाहोगे तो वो उतना इजी तो नहीं होगा, बट स्टिल हीलियम के कंपेयर में वो थोड़ा इजी होगा, राइट। सो मतलब हीलियम के कंपेयर में नियॉन में से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न हमको क्या पता चला कि जो हीलियम है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है, बिकॉज ऑफ दिस उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी, किसका आयनाइजेशन एंथैल्पी, हीलियम का, राइट। हीलियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, ज़्यादा होता है, ओके। सो हीलियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होता है, मतलब करेक्ट आंसर कौन सा है, सो करेक्ट आंसर है आपका बी वाला, ओके। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। हीलियम का साइज़ छोटा है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, मतलब आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हो मतलब उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू हाई मिलेगा, ओके। सो इसीलिए यहाँ पर आंसर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, अभी सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। द ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल बिटवीन He+ आयन एंड हाइड्रोजन एटम बोथ स्पीशीज आर इन गैसियस स्टेट इज, ठीक है। वो क्या पूछ रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल, ओके, यानी हीलियम प्लस है इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी और एक हाइड्रोजन एटम है इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी, ओके, क्या मिलेगा हम लोग को। सो उन्होंने चार ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन क्या बोलता है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हीलियम प्लस इज इक्वल टू आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ओके। सेकेंड में वो बोल रहे हैं कि जो हाइड्रोजन का आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हीलियम प्लस के,
ओके, या हीलियम आयन के। थर्ड केस में वो लोग बोल रहे हैं कि आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हीलियम आयन इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम, एंड फोर्थ ऑप्शन बोल रहे हैं कि कैन नॉट बी कंपेयर्ड। ठीक है, सो चलिए यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं, पॉइंट वाइज जाते हैं हम लोग, सो दैट आपको ईजिली समझेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए हीलियम जो है उसके ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, और जो हमारा हाइड्रोजन है उसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है। ठीक है, सो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसका जो साइज होता है वो छोटा होता है। ओके, सो अगर हम लोग कंपेयर करेंगे साइज हीलियम आयन का और हाइड्रोजन का, सो मैं बोल सकता हूँ कि जो हीलियम आयन है उसका साइज स्मॉल रहेगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन के, या फिर कंपेरेबल रहेगा, मैं बोल देता हूँ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। अभी यहाँ पर ध्यान से समझिए, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा, अगर हम लोग हाइड्रोजन के कंपेयर में हीलियम आयन का देखेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, सो बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज वी कैन से दैट ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस ऑफ हीलियम कंपेयर टू हाइड्रोजन। ओके, अभी ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के ऊपर, मतलब चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। सपोज ये हीलियम का न्यूक्लियस है और ये उसका ऑर्बिटल है और उसमें ये एक इलेक्ट्रॉन है, राइट, और ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और ये उसका ऑर्बिटल है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों के केस में एक एक इलेक्ट्रॉन है, बट हीलियम के केस में जो उसका न्यूक्लियस है उसके ऊपर +2 का पॉजिटिव चार्ज है, और हाइड्रोजन के केस में उसके न्यूक्लियस के ऊपर +1 का पॉजिटिव चार्ज है। अब आप खुद ही बताइए कि इन दोनों केस में पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर ज़्यादा है। सो सिंपल सी बात है, जो हीलियम का न्यूक्लियस है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, दैट इज़ +2। ओके, सो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है मतलब ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, राइट, अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी होगा या टफ होगा? टफ होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, हाइड्रोजन में तो +1 का ही चार्ज है बट इसमें +2 का चार्ज है। भले दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन ही है, बट पॉजिटिव चार्ज हीलियम आयन के केस में +2 का है। सो बिकॉज ऑफ दैट उसका न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा। ओके, सो ये ज़्यादा खींचने के वजह से क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना टफ होगा। और मैंने अभी बोला आपको कि अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना टफ है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, सो अभी यहाँ पर सिंपल से आप क्या गेस मार सकते हो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हीलियम प्लस आयन इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, सो ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है जिसमें आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हीलियम आयन इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन एटम दिखाई दे रहा है? सो वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हीलियम आयन इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटम, राइट। सो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी? ओके, क्या बोल रहे हैं वो लोग? थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल रहे हैं वो लोग। थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब हमको 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है इस मेटल में से। ओके, सो यहाँ पे 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं। सो सबसे पहले उन्होंने दिया है ऑप्शन ए क्रोमियम का। ओके, सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि सीक्वेंस वाइज अरेंज कर देता हूँ इनको, क्योंकि ये सारे एलिमेंट एक ही पीरियड में बिलोंग करते हैं। सो सबसे पहले मैं चलिए लिख देता हूँ वनेडियम को, दैट इज़ वी, जिसका एटॉमिक नंबर 23 है। वनेडियम के बाद आएगा Cr, उसके बाद आएगा Mn और उसके बाद आएगा Fe। ओके, अभी जैसे कि आप देख सकते हो वनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूंगा तो वो होगा 4s2 3d3। ठीक है, वही क्रोमियम का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो वो होगा 4s2 3d4। ये मैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट 4s2 3d5 ये मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s2 3d6। ठीक है, ओके, अभी यहाँ पे ध्यान से समझिए, हमको क्या करना है, हमको 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है इन सारे मेटल्स में से।
ओके, सो चलिए देखते हैं वन बाय वन, अगर हम लोग एक एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो किसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। सो उन्होंने क्या पूछा है, क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। उन्होंने बोला है कि किसका थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा मिलेगा, यानी हाईएस्ट मिलेगा। उन्होंने ये बोला है कि किसका थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट मिलेगा, तो वही आपको ढूंढना है। अभी चलिए चेक करते हैं वन बाय वन। सो यहाँ पर अगर आप वनेडियम के केस में देखोगे तो सबसे पहले सबसे बाहर का ऑर्बिटल कौन सा है, 4s का है। ओके, 4s का जो ऑर्बिटल है वो सबसे बाहर का ऑर्बिटल है, दैट इज वैलेंस शेल है वो। ओके, सो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निकलता है। सो यहाँ पर 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। सो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया आपने। ओके, आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, -2 इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर दिया है। अभी तीसरा इलेक्ट्रॉन हम लोग किस में से निकालेंगे, D3 में से। ओके, सो D3 में से निकालेंगे तो मतलब हम लोग को कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगा, 4s0 3d2। ओके, ये हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा इन केस ऑफ वनेडियम। क्रोमियम के केस में हम लोग को क्या मिलेगा, 4s0 3d1। ठीक है, मैंगनीज के केस में क्या होगा, चलिए देखते हैं। मैंगनीज के केस में 4s0 मिलेगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हम लोग तो हमको मिलेगा 4s0, और तीसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो तीसरा इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है किस में से, वो तीसरा इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है इस D5 सिस्टम में से। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये जो D5 सिस्टम है आपका, ये हाफ फिल्ड स्टेट है या फिर हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी है। ओके, सो अगर आप ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हो, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जब आप तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे इस मैंगनीज में से, तो वो तीसरा इलेक्ट्रॉन आपको उतना इजीली नहीं देगा। वो उतना इजीली तीसरा इलेक्ट्रॉन आपको क्यों नहीं देगा, क्योंकि उसका जो हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी है वो ब्रेक हो जाएगा तीसरा इलेक्ट्रॉन देने से, तो इसीलिए वो आपको तीसरा इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसका वैल्यू आपको हाईएस्ट मिलेगा एज कंपेयर टू बाकी सारे एलिमेंट्स के। ओके, सो सिंपल सी बात है, आपको क्या समझा कि थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी मैंगनीज का आपको हाईएस्ट मिलेगा। क्यों हाईएस्ट मिलेगा, क्योंकि ये जो मैंगनीज है ये हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी गेन कर चुका है, और हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी गेन कर चुका है मतलब क्या, मतलब ये तीसरा इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन को देने से इसकी हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी ब्रेक हो जाएगी। ओके, सो आई होप आपको इतना समझा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, अभी उन्होंने पूछा है कि सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, याद रखिए सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं वो लोग। सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ लिथियम, बेरिलियम एंड बोरॉन इज इन द ऑर्डर। आपको लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन का जो सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंगली उनको अरेंज करना है। ओके, सो यहाँ पर चलिए ढूंढते हैं कि सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका ज़्यादा मिलेगा, किसका कम मिलेगा। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख देता हूँ लिथियम को, उसके बाद मैं लिख देता हूँ बेरिलियम को, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ बोरॉन को। ठीक है, अभी जैसे कि आप देखेंगे लिथियम को, सो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s1। ओके, और बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2, और बोरॉन का क्या होता है 2s2 2p1। ठीक है, अभी ध्यान से समझिए उन्होंने क्या पूछा है। उन्होंने बोला कि सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना है इनका, और अकॉर्डिंगली इनको अरेंज करना है। ठीक है, सो चलिए ढूंढते हैं कि किसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा ईजी होगा। ठीक है, अब अगर लिथियम में से हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद लिथियम हमारा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसका फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी मैं बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2s0, राइट, 1s2 2s0, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। यानी इसका जो ऑक्टेट है, जिसको हम लोग बोलेंगे इसने डुप्लेट की स्टेबिलिटी गेन कर ली है। डुप्लेट की स्टेबिलिटी मतलब इसने हीलियम की स्टेबिलिटी गेन कर ली है। ओके, एक इलेक्ट्रॉन निकालने से ही इसने हीलियम की स्टेबिलिटी गेन कर ली है। अगर आप सोचोगे अब कि
इसका मैं एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ, दैट इज़ सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी करूँ, तो वो यहाँ पर उतना इजीली पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इसने एक स्टेबिलिटी गेन कर ली है। और जब कोई भी एटम एक स्टेबिलिटी गेन कर लेता है तो वो उस स्टेबिलिटी को लूज़ नहीं करना चाहेगा, ठीक है। सो मतलब जो लिथियम आयन है दैट इज़ Li+, अब वो अगेन एक इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा। सो मतलब आपको ये जो लिथियम है इसका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है दैट इज़ सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो आपको हाई मिलेगा। ओके, सो मतलब आपको ये तो पता चल गया कि लिथियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी दैट इज सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी वो आपको हाई मिलने वाला है, मतलब लिथियम टॉप पे आने वाला है। अब आपको ढूंढना है कि सबसे एंड में कौन आने वाला है, ठीक है। मतलब अब हमने ढूंढ लिया कि किसका आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है। अब चलिए ढूंढते हैं कि किसका सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगा। सो अगर बात करें हम लोग बेरिलियम की और बोरॉन की, तो ध्यान से आप देखिए बेरिलियम और बोरॉन में आपको क्या दिखाई दे रहा है। ओके, बेरिलियम और बोरॉन में से आप अगर देखोगे तो अगर बेरिलियम का हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ध्यान से देखिए, अगर बेरिलियम का हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बेरिलियम बन जाएगा 2s1। ओके, और उसका अगर हम लोग एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बेरिलियम हमारा बन जाएगा 2s0, ठीक है। 2s0 मतलब इसने भी क्या कर लिया है, हीलियम की स्टेबिलिटी गेन कर ली है, दैट इज ड्यूप्लेट वाली स्टेबिलिटी गेन कर ली है, राइट। मतलब बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन देने से स्टेबल हो जाता है, ठीक है, स्टेबिलिटी मिल रही है उसको, मतलब वो जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा। वही बात करें अगर बोरॉन की हम लोग, तो बोरॉन के केस में क्या होगा, बोरॉन के केस में एक इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालोगे तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 2s2, और फिर अगर आप एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो फिर वो हो जाएगा 2s1, ठीक है। सो बोरॉन क्या बन जाएगा, 2s1 बन जाएगा। मतलब बोरॉन को कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है इसमें, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने से बोरॉन का कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। ध्यान से समझिए इस बात को, किसका फ़ायदा हो रहा है, बेरिलियम को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसको हीलियम की स्टेबिलिटी मिल जा रही है। बोरॉन अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, उसको कोई स्टेबिलिटी गेन नहीं हो रही है, ठीक है। सो मतलब सिंपल सी बात है कि कौन जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। अगर मैं कंपेयर करूँ बोरॉन और बेरिलियम में, तो कौन जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, लूज़ करना चाहेगा, तो बेरिलियम जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ करना चाहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से वो हीलियम की स्टेबिलिटी को गेन कर लेता है, ठीक है। सो मतलब कि यहाँ पर आपको क्या समझा, यहाँ पर अगर मैं ऑर्डर लिखूँगा तो सबसे पहले आएगा लिथियम, लिथियम के बाद आएगा बोरॉन, बोरॉन के बाद आएगा बेरिलियम। ध्यान से समझिए, यहाँ पे लिथियम में से इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, क्योंकि उसका जो ऑक्टेट है वो ब्रेक हो रहा है, इसीलिए लिथियम टॉप पे आएगा। बेरिलियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, राइट। यहाँ पर सॉरी मैंने ऑक्टेट बोला, ड्यूप्लेट की स्टेबिलिटी लिथियम जो है वो गेन कर रहा है, वो ब्रेक हो रहा है। सेम बेरिलियम में भी क्या हो रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन देने से वो भी ड्यूप्लेट वाली स्टेबिलिटी गेन कर लेता है, सो इसीलिए वो जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, ओके। और बोरॉन की अगर बात करें तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, ओके। सो इसीलिए वो उतना जल्दी देगा और ना एकदम मुश्किल से देगा, यानी वो मीडियम दिखाएगा बिहेवियर, सो इसीलिए वो बीच में आएगा। सो लिथियम, लिथियम के बाद बोरॉन, बोरॉन के बाद बेरिलियम। सो चलिए ढूंढते हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें लिथियम, बोरॉन और बेरिलियम ये ऑर्डर हमको दिखाई देगा। सो ध्यान से देखिए, आपको बी वाले ऑप्शन में क्या दिखाई देगा, बी वाले ऑप्शन में आपको लिथियम दिखाई दे रहा है, लिथियम के बाद बोरॉन दिखाई दे रहा है, उसके बाद बेरिलियम दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट। अभी 5th क्वेश्चन में आ गए हम लोग। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन इज लेस दैन दैट ऑफ बेरिलियम बिकॉज, क्या बोल रहे हैं वो लोग कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बोरॉन की लेस है एज कंपेयर टू द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम, ठीक है। क्या बोल रहे हैं वो लोग, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन इज लेस दैन दैट ऑफ बेरिलियम बिकॉज, ठीक है। रीज़न पूछा है उन्होंने कि क्या रीज़न है, क्यों कम मिल रहा है,
ठीक है। सो आपको बताना पड़ेगा ऑब्वियसली। सो यहाँ पर तो आपको ऑप्शन चूज़ करना है, बट आपको करेक्ट ऑप्शन के लिए रीज़न पता होना चाहिए। सो चलिए देखते हैं कि क्या रीज़न हो सकता है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हमारा बोरॉन है। चलिए मैं ऑर्डर वाइज जाता हूँ, बेरिलियम को लेता हूँ, बेरिलियम के बाद बोरॉन को लेता हूँ, ठीक है। बेरिलियम हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट है और ये हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। अभी बेरिलियम को देखिए और बोरॉन को देखिए। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 और बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p1। दे आर टॉकिंग अबाउट आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी एक इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है, ओके। दो इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना है, हमको एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्योंकि वो आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं। उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है फर्स्ट सेकंड थर्ड और एल्स समथिंग एल्स, ओके। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी चेक करना है कि किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा। अब अगर ध्यान से देखेंगे आप तो बेरिलियम के केस में वो कौन सा ऑर्बिटल है जिसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना है हमको। सो बेरिलियम के केस में एस ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है? एस ऑर्बिटल है जिसमें से हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है। और बोरॉन के केस में वो कौन सा ऑर्बिटल है जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है हमको? सो बोरॉन के केस में पी ऑर्बिटल है जिसमें से हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है। सो अभी ध्यान से समझिए, आप खुद ही बताइए कि कौन से ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी होगा। सो सिंपल सी बात है, पी ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी होगा, राइट। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ईजी किस में होगा? पी ऑर्बिटल में होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो पी ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस से थोड़ा डिस्टेंस पे रहेगा एज कंपेयर टू एस ऑर्बिटल के, राइट। सो इसीलिए क्या होगा, इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन रहेगा इसको निकालना ईजी होगा एज कंपेयर टू ये वाले इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न हमको जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है बेरिलियम का वो क्या मिलेगा? हाई मिलेगा एज कंपेयर टू आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरॉन के। सो अभी यहाँ पर ढूंढिए कौन सा आंसर आपको, कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। सो उन्होंने पहला बोला है कि बेरिलियम हैज़ अ हायर न्यूक्लियर चार्ज देन बोरॉन, ओके। दिस इज नॉट द करेक्ट रीज़न, राइट। बेरिलियम हैज़ अ लोअर न्यूक्लियर चार्ज देन बोरॉन। बेरिलियम के ऊपर क्या है? लोअर न्यूक्लियर चार्ज है एज कंपेयर टू बोरॉन के। सो दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट रीज़न। फिर क्या बोल रहे हैं वो लोग? द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन बोरॉन ऑक्यूपाइज अ 2p ऑर्बिटल। बट ये एक रीज़न आपको ये नहीं बताता कि क्यों बेरिलियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है एज कंपेयर टू बोरॉन के, राइट। सो इसीलिए ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इसीलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन डी की अगर बात करें तो देखिए उन्होंने उसमें क्या बोला है, द 2s एंड 2p ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन आर डीजेनरेट, ओके। सो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है, ओके। अभी आप बोलोगे कि सर कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है इधर, फिर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सो अब ढूंढिए कि कौन सा आपको ज़्यादा करेक्ट लग रहा है, ओके। सो उन्होंने सी में क्या बोला है, ध्यान से देखिए, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन बोरॉन ऑक्यूपाइज अ 2p ऑर्बिटल। इज इट ट्रू? बोरॉन में लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो कि वैलेंस शेल में होता है, इट ऑक्यूपाइज अ 2p ऑर्बिटल। करेक्ट है क्या वो? यस, करेक्ट है। 2p ऑर्बिटल ऑक्यूपाई कर रहा है वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन, राइट। सो मतलब करेक्ट आंसर हमारा सी वाला है, राइट। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। द फर्स्ट 4 आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज ऑफ एन एलिमेंट्स आर 284, 412, 656 and 3210, okay, किलोजूल पर मोल। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द एलिमेंट्स आर। ये 4 वैल्यूज़ दिया है आपको और ये 4 वैल्यूज़ देने के बाद उन्होंने पूछा है कि कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस एलिमेंट में, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे हम लोग? अभी ध्यान से इन वैल्यूज़ को देखिए, आपको वैल्यूज़ देख के क्या समझ में आता है। पहला वैल्यू 284 है, ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकाला हमने। फिर दूसरा वैल्यू 412 है, यानी हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है। उसके बाद तीसरा वैल्यू 656 है, मतलब हमने तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला है। फिर जब हम चौथा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू सीधा 3210 हो जा रहा है, ओके। मतलब 600 से सीधा हम 3000 में आ गए। अब ऐसा केस कब हो सकता है? ऐसा केस तभी हो सकता है जब हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हम लोग
आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हैं और आउटर मोस्ट शेल में के इलेक्ट्रॉन जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। अब ध्यान से समझिए, आपने एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकाला, ठीक है। जब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो न्यूक्लियस के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया और उसके लिए आपका वैल्यू मिला, उस इलेक्ट्रॉन के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू मिला आपको 284, राइट। फिर आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आपने निकाला तो उसके लिए क्या हुआ, अगेन एक और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर बढ़ गया, ठीक है। और आपका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू है आपको मिलता है 412। फिर आपने एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, एक और इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद न्यूक्लियस के ऊपर 3 का पॉजिटिव चार्ज हो गया, ओके। 3 का पॉजिटिव चार्ज होने के बाद ये जो आपका साइज़ है वो भी कम हो गया, एक ऑर्बिटल गायब हो गया क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो ख़त्म हो गए, ओके। अभी आउटर मोस्ट शेल क्या है हमारा, ये वाला जो शेल है, ये शेल हमारा क्या है, आउटर मोस्ट शेल है, यानी अब ये न्यूक्लियस के करीब आ चुका है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू सपोज हमको मिला 6/6। अब 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, अभी चौथा इलेक्ट्रॉन जो है, राइट, अब चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो ये अंदर वाले ऑर्बिटल में है, ओके। अभी न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ चुका है, मतलब वो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपनी पकड़ पहले के कंपेयर में अब ज़्यादा बना चुका है, ओके। मतलब वो इस इलेक्ट्रॉन को देना चाहेगा क्या, नहीं। तो अगर आपको इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो आपको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या लगेगा आपको, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा। तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा मतलब क्या, कि मतलब आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा रहेगा इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू है वो कितना मिलेगा आपको, 3210 मिलेगा, ओके। सो मतलब आपको क्या समझ में आया कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो वैलेंस शेल में सिंपल सी बात है 3 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एनर्जीज का वैल्यू आप देख सकते हो क्वाइट सिमिलर है, और ये कुछ अलग ही है, कुछ अलग ही मतलब ये थाउजेंड्स में चला गया, ओके। ऐसा कब होता है, जब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो जाए और हम लोग का जो इलेक्ट्रॉन है अब हम लोगों को नेक्स्ट वाले शेल में से निकालना है, यानी इनर वाले शेल में से अब हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो उसके लिए जो वैल्यू है वो हम लोगों को आयनाइजेशन एंथैल्पी का ज़्यादा मिलता है, ओके। सो मतलब यहाँ पर आपको क्या समझ में आया कि 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में प्रेजेंट हैं, ओके। सो मतलब क्या होगा, कितने वैलेंस शेल है उस एलिमेंट में, सो उस एलिमेंट में 3 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन आर इन द ऑर्डर, ओके। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हमको फाइंड आउट करना है इन सारे एलिमेंट्स का और उसके बाद उनको अरेंज करना है, ओके। तो चलिए फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हम लोग पता करते हैं, इन सारे एलिमेंट्स का 1 बाय 1 पता करते हैं हम लोग, ओके। सो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, सोडियम का आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना होगा, 3s1, मैग्नीशियम का होगा 3s2, एल्यूमिनियम का होगा 3s2 3p1, सिलिकॉन का होगा 3s2 3p2, ओके। अभी ध्यान से देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमको सिर्फ इतना ही ढूंढना है कि किसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले ये ढूंढते हैं, सबसे पहले ये पता करते हैं। सो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन सोडियम में से निकालूंगा तो वो 3s0 बन जाएगा, यानी उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा, ओके। फिर अगर मैं बात करूँ, सोडियम हो गया अभी हमारा, अभी नेक्स्ट हम लोग किसको ढूंढेंगे कि किसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना टफ है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमको क्या पता चला कि सोडियम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है, तो मतलब सोडियम तो सबसे लास्ट में आने वाला है। सो अब ऐसे ऑप्शन को ढूंढिए जिसमें सोडियम लास्ट में आ रहा है। सो आप देखेंगे कि 4 के चारों ऑप्शन में जो सोडियम है हमारा वो लास्ट में ही आ रहा है, ओके। सो मतलब इससे तो कुछ नहीं पता चल रहा हम लोगों को। अभी नेक्स्ट ढूंढते हैं कि सोडियम के बाद कौन हो सकता है, ठीक है। सो अभी ध्यान से देखिए, अगर आप मैग्नीशियम में देखेंगे, सो मैग्नीशियम में जो
s ऑर्बिटल है वो पूरा भरा हुआ है, राइट। फिर एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम में p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। और सिलिकॉन की बात करेंगे तो 3s2 3p2, यानी उसके बाहर के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब यहाँ पर ध्यान से समझिए कि जो सिलिकॉन है उसका जो साइज़ है, यहाँ पर अगर हम लोग साइज़ डिस्कस करेंगे एटॉमिक साइज़, तो एटॉमिक साइज़ ये डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। ओके, ये डायरेक्शन में डिक्रीज़ हो रहा है। ये डायरेक्शन में डिक्रीज़ हो रहा है मतलब क्या कि जो हमारा सिलिकॉन है उसका साइज़ सबसे छोटा होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, आप ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा था कि मैग्नीशियम जो है इसमें क्या हुआ, s ऑर्बिटल भरा हुआ है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये कम्प्लीटली फिल्ड स्टेबिलिटी में है। इसका बाहर का ऑर्बिटल भरा हुआ है, राइट, लास्ट वाला जो इसका आउटर मोस्ट शेल है वो भरा हुआ है। सो ये कम्प्लीटली फिल्ड स्टेबिलिटी में है। ओके, नेक्स्ट बात करें अगर एल्यूमिनियम की, सो एल्यूमिनियम के केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इसका p ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस से दूर है, राइट। मैग्नीशियम के केस में s ऑर्बिटल है, एल्यूमिनियम के केस में कौन सा ऑर्बिटल है, एल्यूमिनियम के केस में p ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं हम लोग। सो p ऑर्बिटल क्या है, न्यूक्लियस से दूर होता है, बराबर। सिलिकॉन में भी वही चीज़ हो रही है, p ऑर्बिटल है वो भी न्यूक्लियस से क्या है, दूर है, ठीक है। सो अभी सोडियम के बाद आएगा कौन, ठीक है। अब सोडियम के बाद इलेक्ट्रॉन किस में से निकालना ज़्यादा इजी होगा। अब सिंपल सी बात है, हम लोग मैग्नीशियम को तो देखेंगे नहीं क्योंकि वो s ऑर्बिटल है, हम देखेंगे किसको, p ऑर्बिटल वालों को। सो p ऑर्बिटल वाले एल्यूमिनियम और सिलिकॉन ही है। तो अब एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में से किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा ईजी होगा, सोचिए। सो एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में अगर साइज़ देखा जाए तो सिलिकॉन का जो साइज़ है वो स्मॉल है, राइट। सो मतलब सिलिकॉन का साइज़ स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम के। एल्यूमिनियम के कंपेयर में इसका जो साइज़ है सिलिकॉन का वो स्मॉल है, तो मतलब एल्यूमिनियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो निकालना ज़्यादा इजी होगा। ओके, सो इजी टू रिमूव वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ओके, एज कंपेयर टू सिलिकॉन के। मतलब हमको ये तो पता चल गया एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में एल्यूमिनियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो निकालना ज़्यादा इजी है, ठीक है, वो निकालना क्या है, ज़्यादा इजी है। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के केस में। अब एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में कौन आएगा, क्या मैग्नीशियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है क्या। सो मैग्नीशियम जो है वो एक ऑलरेडी स्टेबिलिटी गेन कर चुका है, जिसको हम लोग बोलते हैं कम्प्लीटली फिल्ड स्टेबिलिटी। ओके, अब जिस एलिमेंट ने कोई एक स्टेबिलिटी गेन कर ली है उसमें से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करोगे तो क्या वो इलेक्ट्रॉन देगा, क्या नहीं देगा। ओके, सो मतलब कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में से एल्यूमिनियम जो है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, राइट। अब यहाँ पर कंपैरिजन एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का किया मैंने, चाहिए तो हम लोग कंपैरिजन मैग्नीशियम और सिलिकॉन का भी कर सकते हैं। मैग्नीशियम और सिलिकॉन के केस में क्या हो रहा है, सिलिकॉन जो है उसका साइज़ स्मॉल है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा टफ इलेक्ट्रॉन निकालना सिलिकॉन में से ही होगा। सो मतलब सिलिकॉन सबसे लास्ट में आने वाला है, ओके, और बीच में कोई दो आने वाले हैं। ऑल्दो मैग्नीशियम एक स्टेबिलिटी गेन कर चुका है बट उसमें से इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा ही, ओके। सो अभी ध्यान से समझिए क्या बोल रहा हूँ मैं। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में से एल्यूमिनियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, सो इसीलिए सोडियम के बाद आएगा एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है। उसके बाद आएगा हमारा मैग्नीशियम, ओके, और उसके बाद आएगा सिलिकॉन। अब आप बोलोगे कि मैग्नीशियम के बाद सिलिकॉन क्यों आया, क्योंकि सिलिकॉन का जो साइज़ है वो स्मॉल था, तो इसीलिए उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम के। सो इसीलिए ऑर्डर ढूंढिए जिसमें आपको ऐसा कोई ऑर्डर दिखाई दे रहा है, ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जिसमें आपको ऐसा कोई ऑर्डर दिखाई दे रहा है। सो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी में ये ऑर्डर दिया हुआ है, राइट। सो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बी वाला, ओके।
दैट इज़ सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, उसके बाद एल्यूमिनियम में से, उसके बाद मैग्नीशियम में से और उसके बाद सिलिकॉन में से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द आयनाइजेशन एनर्जी विल बी हायर व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम। वो बोल रहे हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है आपका वो आपको हाई मिलेगा कौन से केस में। सो अभी आप बताइए कि न्यूक्लियस के नज़दीक कौन सा ऑर्बिटल होता है? एस ऑर्बिटल नज़दीक होता है, तो सीक्वेंस हमको पता है, एस होता है, फिर पी होता है, फिर डी होता है, फिर एफ होता है, राइट? ऐसा सीक्वेंस होता है। अब ये सीक्वेंस वगैरह ये सब भूल जाते हैं, डी अंदर होता है, राइट? ऐसा ज़रूरी नहीं कि डी बाहर ही हो एकदम, ठीक है? और डी के और ज़्यादा अंदर एफ होता है, ठीक है? सो वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में कभी। अभी यहाँ पर सीधा सिंपल सा आंसर देख लेते हैं। इन्होंने सिंपल पूछा है कि किस में से, कौन से ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। तो हमको पता है कि एस ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होता है। सो मतलब क्या है कि एस ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना टफ होगा। सो इलेक्ट्रॉन को निकालना अगर टफ होगा तो मतलब क्या कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो एस ऑर्बिटल के लिए हम लोगों को हाई मिलेगा। सो मतलब करेक्ट आंसर क्या है? ए ऑप्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयन हैज़ द लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी? क्या बोल रहे हैं वो लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयन हैज़ द लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी? इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयन है जिसका आयनाइजेशन एनर्जी आपको सबसे कम मिलेगा? आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम मिलेगा मतलब क्या कि इन चारों आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयन में से किसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी होगा। ठीक है, हमको सिर्फ क्या ढूंढना है कि इलेक्ट्रॉन रिमूवल किसमें सबसे ज़्यादा इजी होगा। तो चलिए ढूंढते हैं, यहाँ पे वन बाय वन देखते हैं हम लोग। सो के प्लस को लिख देता हूँ मैं, फिर सी एल माइनस को लिख देता हूँ, फिर सी ए टू प्लस को और फिर एस टू माइनस को। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि के प्लस ये कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है? सो ये ग्रुप 1 में बिलोंग करता है, राइट? और ग्रुप 1 में हमको पता है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S1 होता है, राइट? और जो पोटेशियम है वो कौन से पीरियड में बैठा हुआ है? सो वो बैठा हुआ है 4th पीरियड में, ओके? और के प्लस है मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है उसके बाहर का, यानी आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन जा चुका है, तो ये 4s0 बन चुका है, ठीक है? क्लोरीन की बात करेंगे, सो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3s2 3p6। 3s2 3p5 होता है, बट इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दिखा रहा है वो, राइट? सो मतलब हमको क्या पता चला कि 3s2 3p6 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। Ca2 प्लस की बात करें, सो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट जो है वो S2 होता है, बट सिंस यहाँ पे 2 प्लस का चार्ज है मतलब उसके बाहर के शेल में से वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो जा चुके हैं, यानी ये 4s0 स्टेट में बैठा है। अगर हम लोग बात करें S2 माइनस का, सो S2 माइनस के केस में जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 3s2 3p4, ओके? अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे एकदम ध्यान दीजिए, के प्लस जो है इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसको एक इलेक्ट्रॉन देना था ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, आप देख सकते हैं 2 + 6 8 होता है, राइट? मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम जो है वो ग्रुप 2 में बिलोंग करता है। ग्रुप 2 एलिमेंट की खासियत ये होती है कि उनको 2 इलेक्ट्रॉन देना होता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी कैल्शियम ने भी 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, आप देख सकते हो। सो मतलब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अब आप मुझे बताइए कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी होगा क्या? नहीं, इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होगा। मतलब इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी हमको हाई मिलेगा या लो मिलेगा? मतलब इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी हमको हाई मिलेगा। अब बचा कौन? S2 माइनस। S2 माइनस का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नहीं, तो मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं क्या? यस। सो मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना इसमें ईजी है, सो मतलब इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी हम लोगों को क्या मिलेगा? लो मिलेगा। सो उन्होंने यही तो पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन हैज़ द लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सो मतलब द करेक्ट आंसर इज डी,
ओके, समझा आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज, क्या बोल रहे हैं वो लोग कि इन सारे एलिमेंट में से जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिया हुआ है, द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज, किसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, सो ध्यान से देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ए वाले की, तो उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि वो 3s2 है और फिर 3p1 है। फिर मैं बात करूँगा अगर बी वाले की, तो वो 3s2 है और 3p3 है। सी वाले की बात करूँगा तो वो 3s2 है फिर 3p2 है। और डी वाले की अगर मैं बात करूँ तो वो 3d10 है फिर 4s2 है और 4p3 है। तो हम फोकस करते हैं फ़िलहाल 4s2 और 4p3 पे। अब ध्यान से देखिए वो लोग क्या पूछ रहे हैं, चलिए वो देख लेते हैं। सो उन्होंने बोला है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयनाइजेशन एनर्जी वो सबसे ज़्यादा हाई किस में मिलेगा। अब सबसे ज़्यादा हाई आयनाइजेशन एनर्जी किस पे मिलेगा, मतलब हमको क्या पता करना है कि किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है। ओके, इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज़्यादा टफ किस में होगा। सो यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करूँ ए वाले की, सो ए वाले के केस में क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन अगर हमको निकालना है, सो हमको पी वाले ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं, राइट। सो मतलब इसका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो हम लोगों को लो मिलेगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी है। ओके, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है भी पी ऑर्बिटल में, तो मतलब ए तो नहीं होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट बात करें अगर हम लोग बी की, सो बी वाले केस में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि 3s2 3p3, मतलब ये हाफ फील्ड स्टेबिलिटी में बैठा है। कौन सी स्टेबिलिटी में बैठा है, ये हाफ फील्ड स्टेबिलिटी में बैठा है। और मैंने बताया है आपको हमेशा कि जब कोई भी एक स्टेबिलिटी में बैठा होता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना टफ होता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए अब बी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। अब बात करते हैं हम लोग सी की। सो सी में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि 3s2 3p2 है, मतलब अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो हम इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल सकते हैं। ओके, सो मतलब इसका भी आयनाइजेशन एंथैल्पी हमको लो मिलेगा। सो मतलब सी वाला भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। ओके, अब बात करते हैं डी की। सो डी में आप देखेंगे कि ये भी हाफ फील्ड स्टेबिलिटी में ही बैठा है। कौन सी स्टेबिलिटी में बैठा है, ये हाफ फील्ड स्टेबिलिटी में बैठा है। सो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी में हमारा बी वाला भी बैठा है और हमारा डी वाला भी बैठा है। सो आप बोलोगे कि सर अब क्या करें हम। सो ध्यान से देखिए अभी यहाँ पर एक चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बी वाले के केस में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या है। सो बी वाले के केस में जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो n=3 है और डी वाले के केस में आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो n=4 है। अब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब क्या बोल रहे हो सर, ये क्या समझा रहे हो आप यहाँ पे। सो चलिए देख लेते हैं हम लोग। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 मतलब कि वो 3 शेल दूर है न्यूक्लियस से। ओके, बी वाले की बात कर रहे हैं। अगर मैं डी वाले की बात करूँगा n=4 मतलब वो 4 शेल दूर है, दैट इज़ 4 ऑर्बिटल दूर है वो न्यूक्लियस से। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि जो 3 शेल दूर है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा या जो 4 शेल दूर है या 4 ऑर्बिटल दूर है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा। तो आप बोलोगे कि सर जो दूर है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा क्योंकि वो दूर है, न्यूक्लियस का फोर्स उसके ऊपर उतना ज़्यादा नहीं होगा और ये 3 वाला न्यूक्लियस के नज़दीक है, तो इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन को निकालना टफ होगा, राइट। सो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना टफ होगा मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है हमारा वो हमको हाई मिलेगा बी वाले के केस में, राइट। सो बी वाले के केस में अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई मिलेगा तो मतलब करेक्ट आंसर कौन सा है, करेक्ट आंसर हमारा बी है। समझा आपको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। The ionization potential of lithium and potassium are 5.4 and 4.3 electron volt respectively. The ionization potential of Na will be. अब ध्यान से देखिए सारे एलिमेंट ना सेम ग्रुप में बिलोंग करते हैं। सो चलिए मैं लिख देता हूँ
लिथियम, लिथियम के बाद आता है सोडियम, सोडियम के बाद आता है पोटेशियम। अब अगर आप लिथियम का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो देखोगे तो वो उन्होंने दिया है 5.4, फिर उन्होंने पोटेशियम का भी दिया है, वो है कुछ 4.3। ओके, आपको पता करना है कि ये सोडियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा। सोचने वाली बात ये है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो जो साइज़ है वो बढ़ता है। ओके, डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो साइज़ बढ़ता है। साइज़ बढ़ता है मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही ईजी हो जाता है। इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही ईजी हो जाता है मतलब कि जो आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो आपको लो मिलेगा। ओके, सो मतलब अगर लिथियम का 5.4 आपको मिल रहा है तो सोडियम का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो आपको 4.3 से थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा। सो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपको 5.4 और 4.3 के बीच का वैल्यू दिखाई दे रहा है? सो ए 5.4 और 4.3 के बीच में तो नहीं आता, बी भी नहीं आता क्योंकि बी वाला तो 4.3 के भी नीचे चला जाएगा, सी वाला जो है वो 5.4 और 4.3 के बीच में आता है, मतलब सी वाला करेक्ट आंसर हो सकता है। कैन नॉट बी कैलकुलेटेड तो पॉसिबल है ही नहीं। सो मतलब करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। ओके, तो आई होप आपको ये समझा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सो इसको क्वेश्चन नंबर दे देता हूँ मैं। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ओके, सो 12 क्वेश्चन नंबर में देखिए क्या बोल रहे हैं वो लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज एसोसिएटेड with the biggest jump between the second and third ionization energies? ओके, वो बोल रहे हैं कि ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से आपको वो वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ढूंढना है जिसमें आपको एक सबसे बड़ा जंप मिल रहा है। कब? जब हम लोग सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी से थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी में जा रहे हैं। ओके, जब सेकेंड से थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी में हम लोग जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? एक बिगेस्ट जंप मिलना चाहिए। तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है जिसमें आपको ऐसा एक जंप देखने मिलेगा, बड़ा जंप? ओके, सो देखिए यहाँ पे ए वाला अगर मैं देखूँगा सो 1s2 2s2 2p2 दिया है। ओके, अब ध्यान से समझिए, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो ये हो जाएगा 2p1। ओके, ये हो गया मेरा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी मुझे क्या मिलेगा? 2p1। ओके, अगर मैं सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी देखूँगा तो वो क्या होगा? सो वो होगा मेरा 2p0 2s2। और अगर मैं थर्ड वाला देखूँगा तो वो क्या हो जाएगा मेरा? 2s1 2p0। ठीक है, ये मेरे 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपका जो सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसको अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो आपने सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो है वो 2p में से निकाला है, राइट? और जो थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो आपने किस में से निकाला है? 2s में से निकाला है। ओके, सो 2p से आप 2s में आ रहे हो। ठीक है, इसको साइड में रख देते हैं हम लोग। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हम लोग 2p से 2s में जा रहे हैं। ओके, ये जंप किया है हमने। नेक्स्ट, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो b वाला अगर हम लोग देखेंगे, b वाले के केस में क्या हो रहा है? आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं लिखता हूँ 2p6 और 3s1 दिया। ओके, सो 2p6 3s1 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है। अब क्या करना है हमको? एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते जाना है। सो चलिए देखते हैं हम लोग। सो अगर मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा सो मुझे कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा 2p6 3s0। ठीक है, फिर सेकेंड अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर मैं देखूंगा तो वो मुझे मिलेगा 2p5 3s0। और थर्ड वाला अगर मैं देखूंगा तो वो मुझे मिलेगा 2p4 3s0। ये हो गया ऑप्शन बी की बात हो गई।
सो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं कहाँ से कहाँ जंप कर रहा हूँ। सो यहाँ पर मैं जंप कर रहा हूँ फ्रॉम 3s टू 2p। ओके, उन्होंने सेकंड थर्ड को कंपेयर करने बोला है। सो मैं कहाँ से कहाँ जंप कर रहा हूँ, 3s से मैं 2p में जंप कर रहा हूँ और 2p में 4 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नेक्स्ट अब सी वाला ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। सी में क्या हो रहा है, सो सी में 2p6 है और 3s2 है। ध्यान से देखिए अब क्या हो रहा है, यहाँ पे 2p6 3s2 है। एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाला तो मुझे मिलेगा 2p6 3s1। फिर मैंने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो मुझे मिलेगा 2p6 3s0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर मैंने तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो मुझे जो इलेक्ट्रॉन है वो निकालना पड़ेगा इस p6 में से, राइट। और मुझे ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके का मिलेगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो जंप है वो मैंने कहाँ से कहाँ लिया, वो मैंने जंप लिया है 3s0 से 2p5 में। ओके, अब ध्यान से देखिए क्या किया आपने, 3s0 तक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ। ओके, 3s0 मतलब सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी मेरा 3s0 था कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी में जैसे ही मैंने एंटर किया तो मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो मुझे 2p6 में से निकालना पड़ा। ओके, तीसरा इलेक्ट्रॉन अगर मुझे निकालना है तो मैं किस में से निकालूंगा, मैं इस 2p6 में से उस इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा। 2p6 मतलब कि वो फुल फिल्ड क्या है, ऑर्बिटल है, उसमें से मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो वो जो एलिमेंट है, वो जो एटम है, वो मुझे अलाउ नहीं करेगा उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। सो अलाउ नहीं करेगा मतलब क्या करना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा तब जाके वो इलेक्ट्रॉन मुझे देगा। समझ रहे हो आप। सो मतलब यहाँ पर 3s0 के बाद मुझे 2p6 में से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ रहा है। सो मतलब अगर मैं जंप देखूँगा तो जो जंप है वो मुझे यहाँ पर हाई मिल रहा है। क्यों हाई मिल रहा है, क्योंकि सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के केस में मुझे इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 2p6 मिलता है और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए मुझे इस p6 जो कि फुल फील्ड है और स्टेबल भी है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है 2p5 बनाने के लिए इसको। ओके, सो ये मुझे अलाउ नहीं करेगा। सो मतलब मुझे आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई मिलेगा। ओके, क्या मिलेगा मुझे, आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई मिलेगा। सो मतलब जो सबसे बड़ा जंप है जिसकी हम लोगों को तलाश है वो यहाँ पे ख़त्म होगी, राइट। सो यहाँ पे हमको मिलेगा बिगेस्ट जंप। क्यों बिगेस्ट जंप यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि हम फुल फील्ड स्टेबिलिटी से क्या कर रहे हैं, उसकी स्टेबिलिटी को ब्रेक कर रहे हैं, उसमें से उस इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं और उसका जो ये जो स्टेबिलिटी है उसको हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, जो कि वो करने नहीं देगा ईजीली। ओके, सो इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा हाई मिल जाएगा। हाई मिल जाएगा मतलब क्या होगा, हमको सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी से थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी में जब हम जा रहे हैं तो हमको एक बहुत बड़ा जंप देखने मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो आई होप आपको समझा है ये, ठीक है। इसमें कुछ भी ज़्यादा सोचने वाला नहीं था। फोर्थ वाले ऑप्शन में जाने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन आप किस में से निकाल रहे हो, पी में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो आप, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन आप एस में से निकाल रहे हो। सो मतलब यहाँ पे उतना ज़्यादा आपको जंप देखने नहीं मिलेगा। ओके, जो आपका सेकेंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो आप इस 2s में से ही निकाल रहे हो। सो इसलिए आपको इतना बड़ा जंप देखने नहीं मिलेगा जितना बड़ा आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। ओके, द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर, दे आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। रिमेंबर दिस, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाला, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जब हमको A+ मिला है, उस A+ में से अगेन एक इलेक्ट्रॉन निकालिए और उसको A2+ बनाइए। तो वो पूछ रहे हैं कि ये जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है, ये सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसके लिए मिलेगा। तो इसके लिए हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखना पड़ेगा एक एक एलिमेंट के। ओके, सो चलिए देख लेते हैं हम लोग। सो सबसे पहले ए पे उन्होंने दिया है बोरॉन को। ओके, उसके बाद मैं ले लेता हूँ बेरिलियम को।
उसके बाद मैं ले लेता हूँ मैग्नीशियम को और उसके बाद मैं ले लेता हूँ एल्यूमिनियम को। अब ध्यान से समझिए, बोरॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2s2 2p1। बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2s2। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2। एल्यूमिनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3s2 3p1। ओके, अब ध्यान से समझिए, हमको क्या ढूंढना है कि सेकेंड जो आयनाइजेशन एनर्जी है यानी सेकेंड जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में से निकालना मुश्किल होगा। सेकेंड इलेक्ट्रॉन किस एलिमेंट में से निकालना या किस आयन में से निकालना मुश्किल होगा। ठीक है, तो चलिए ढूंढते हैं। अब अगर हम लोग देखेंगे बेरिलियम को, सो बेरिलियम के केस में अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं सो ये 2s0 कॉन्फ़िगरेशन गेन करता है, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है मतलब ये स्टेबिलिटी गेन कर लेता है, मतलब ये जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा, राइट। सो मतलब इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी तो मुझे लो ही मिलने वाला है। ओके, मैक्सिमम तो नहीं मिलने वाला, तो इसको छोड़ देते हैं, मतलब बी वाला हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। फिर मैग्नीशियम को अगर देखते हैं, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा अगर, तो वो भी 3s0 बन जाएगा, यानी उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, वो भी एक स्टेबिलिटी गेन कर लेगा, यानी इसका भी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो मिलने वाला है हमको। सो मतलब ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, अब बचा कौन, बोरॉन और एल्यूमिनियम। ठीक है, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे तो 2s2 2p1 इसका भी है, यानी इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है बाहर। एल्यूमिनियम को देखोगे तो इसके पास भी 3 ही इलेक्ट्रॉन है। ओके, इसके पास भी s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब यहाँ पर मैटर क्या करेगा तो ध्यान से समझिए, जो बोरॉन है उसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 2 है और जो एल्यूमिनियम है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है। ओके, सो मतलब न्यूक्लियस से जो बोरॉन है उसके इलेक्ट्रॉन 2 ऑर्बिटल के डिस्टेंस पे है और एल्यूमिनियम जो है उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से 3 ऑर्बिटल के डिस्टेंस पे है। सो कौन से केस में से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होगा, सोच के बताइए। सो बोरॉन के केस में इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी रहेगा या टफ रहेगा? सो बोरॉन के केस में इलेक्ट्रॉन को निकालना टफ रहेगा। क्यों टफ रहेगा? क्योंकि ये न्यूक्लियस के नज़दीक है ना, तो न्यूक्लियस इसको जल्दी से जाने नहीं देगा, तो इसीलिए टफ है इलेक्ट्रॉन को निकालना। इलेक्ट्रॉन को निकालना टफ है मतलब क्या? मतलब बोरॉन का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो आपको हाई मिलेगा एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम के। एल्यूमिनियम में जो डिस्टेंस है वो थोड़ा ज़्यादा है, मतलब न्यूक्लियस का पुल उतना ज़्यादा इस इलेक्ट्रॉन पे नहीं है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को निकालना एज़ कम्पेयर टू बोरॉन ईजी है। ओके, सो मतलब जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा? सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ बोरॉन। ओके, बोरॉन का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो हमको हाई मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन द 4th and 5th आयनाइजेशन एनर्जीज इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ, ध्यान से समझिए, अ लार्ज डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस बिटवीन द 4th and 5th आयनाइजेशन एनर्जी इंडिकेट्स व्हाट? अब 4th और 5th आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में एक बहुत बड़ा लार्ज डिफरेंस हमको देखने मिल रहा है। सो सिंपल सी बात है, ये एक ही चीज़ बता रहा है कि न्यूक्लियस से जो ऑर्बिटल है, ओके, जो वैलेंस शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। ओके, उसमें क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन है और उसके बाद अगर हम 5वां इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे तो हमको अंदर वाले ऑर्बिटल में जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फॉर 5th इलेक्ट्रॉन वी हैव टू मूव इनसाइड। ओके, क्यों? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल लेंगे, 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए जब हम अंदर जाएंगे इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तो ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा, हाई एनर्जी लगेगा इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अब आप पूछोगे क्यों हाई एनर्जी लगेगा? 4 इलेक्ट्रॉन आपने निकाला है, मतलब न्यूक्लियस के ऊपर प्लस चार्ज का पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा बढ़ गया रहेगा। सो मतलब ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, मतलब वो इस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पकड़ के रखेगा, जल्दी जाने नहीं देगा। सो इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न आपको क्या समझ में आया कि लास्ट के शेल में यानी बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। सो मतलब सीधा आपको 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम को टिक कर देना है, ख़त्म। ओके, सो आई होप आपको समझा है।
चलिए आगे जाते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए हम लोग। देखिए, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डेल्टा H0 वैल्यू इज इक्वल टू फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Ca। ओके, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Ca आपको पता करना है। सिंपल है क्वेश्चन, आपको बस कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया गया है घुमा के। आपको सिर्फ पता करना है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है कैल्शियम के लिए वो कौन सा रिएक्शन दिखा रहा है। ओके, कैल्शियम के लिए कौन सा रिएक्शन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी दिखा रहा है, आपको यही ढूंढना है। तो चलिए ढूंढते हैं। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या, मतलब कैल्शियम जो है वो गैसीय स्टेट में रहेगा और वो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो मतलब उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसमें आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो ऐसा एक ही रिएक्शन है, दैट इज़ रिएक्शन नंबर बी, जिसमें आपको ऐसा रिएक्शन दिखाई दे रहा है। राइट, क्या बोला मैंने, कैल्शियम जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए कैल्शियम में से, आपको क्या मिलेगा, Ca+। जो भी रिएक्शन ऐसा दिखा रहा है वही क्या है, हमारा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बता रहा है कैल्शियम का। राइट, सो ऐसा ऑप्शन एक ही है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सो वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एन एटम इज इक्वल टू, क्या बोल रहे हैं वो लोग कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एन एटम इज इक्वल टू व्हाट। तो ध्यान से समझिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या होता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब सपोज कोई एक एटम है विच इज़ इन गैसीय स्टेट, उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, दे दिया और क्या बन गया, कटायन बन गया। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर कोई आयन है, राइट, सपोज कोई आयन है, वही हमारा जो कटायन है उसको ही ले लेते हैं, उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया और फिर से वो वही वापस न्यूट्रल गैसीय स्टेट वाला एक एटम बन गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे। सो इसको बोला जाता है, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए इसको, इलेक्ट्रॉन ले लिया इस कटायन ने, इलेक्ट्रॉन ले लिया मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। आयनाइजेशन एंथैल्पी में इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो। ओके, बट इलेक्ट्रॉन गेन के केस में ये इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए, यानी जब आप एक इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो इस कटायन में, तो ये जो आपका एटम है वो सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करता है। यही डिफरेंस है दोनों के बीच में, यानी जो एनर्जी आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वही एनर्जी आपको वापस से मिल जाएगा जब आप उस इलेक्ट्रॉन को फिर से ऐड करोगे आपके कटायन में। ओके, सो मतलब आयनाइजेशन एनर्जी, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझ रहे हो आप क्या बोल रहा हूँ मैं। आपने एक गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकाला, फिर आपने उसी इलेक्ट्रॉन को वापस से उस आयन में डाल दिया और आपको वापस से आपका गैसियस एटम मिल गया। मतलब जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं पे आप आ गए। मतलब क्या है, मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जिसमें ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। सो क्या बोला उन्होंने, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एन एटम इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द कटायन। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं हो सकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कुछ लेना देना नहीं है। ओके, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द कटायन नहीं हो सकता। ओके, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी वापस से उसी कटायन का, हाउ इज़ दिस पॉसिबल, क्योंकि अगर एक कोई भी एटम है उसमें से आपने इलेक्ट्रॉन को निकाला, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ओके, और फिर उसमें से आप वापस से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे। ओके, क्या करोगे, उसमें से वापस से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो फिर वो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल रहता है। ओके, सो आपका जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कटायन के आयनाइजेशन एंथैल्पी के इक्वल तो आपको नहीं मिलेगा, यानी ये सी वाला तो नहीं है, और नन ऑफ दिस तो पॉसिबल ही नहीं है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, फ्रॉम द
Okay, just a minute. Let me check the question number. So it's 17 question number. Okay. From the ground state electronic configuration of the elements given below, pick up the one with highest value of second ionization energy. आपको ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ढूंढना है इन चारों में से जिसमें सेकेंड वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो निकालना टफ रहेगा. क्या करना है आपको? सेकेंड इलेक्ट्रॉन जब आप निकालोगे, वो सेकेंड इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे ज़्यादा टफ होगा निकालना, आपको वो पता करना है. सो सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूवल किस में सबसे ज़्यादा टफ होगा, आपको वो पता करना है. सो चलिए ढूंढते हैं किस में सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है. ओके. सो क्या दिखाई दे रहा है आपको? ए वाला केस अगर मैं देखूंगा, ए वाले केस में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि बाहर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2p6 3s2 है. बी वाले केस में 2p6 3s1 है. सी वाले केस में 2s2 2p6 है. और डी वाले केस में 2s2 2p5 है. ठीक है. अब अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो ये हो जाएगा 3s1, राइट. ए वाले की बात कर रहा हूँ मैं. और फिर मैं अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो ये हो जाएगा 3s0. सही बात है. सो 3s0 मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली चला गया, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये जो फुल फील्ड वाली स्टेबिलिटी है वो तो वैसी की वैसी ही रह गई. तो मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है. ऑप्शन नंबर बी की बात कर लेते हैं. एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाला तो ये क्या बन जाएगा? तो ये 3s0 बन जाएगा. फिर अगर हम लोग एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हमको मिलेगा. ठीक है, थोड़ा डिफ़िकल्टी हमको देखने मिलेगा. क्यों डिफ़िकल्टी देखने मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर अब ये फुल फील्ड वाली स्टेबिलिटी है. कौन सी स्टेबिलिटी है? फुल फील्ड वाली स्टेबिलिटी है. इसका जो ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फील्ड है. ये सेकेंड वाले इलेक्ट्रॉन को ईजीली नहीं देगा. मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अगर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे तो वो टफ रहेगा, राइट, मुश्किल होगा. सो मतलब बी वाला जो है उसमें आपको इलेक्ट्रॉन निकालना, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है. ओके. मतलब इसका सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या रहेगा? हाई रहेगा. ओके. चलिए देखते हैं. सी वाला तो नहीं है, अब सी और डी को भी देख लेते हैं, क्या पता वो भी ऐसा ही कुछ हो. सो यहाँ पे देखिए 2s2 2p6. 2s2 2p6 में से क्या कर रहे हैं? सपोज आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है. आपने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये क्या बन जाएगा? 2s2 2p5 बन जाएगा, राइट. और 2s2 2p5 बनने के बाद क्या होगा? अगेन एक और इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालोगे तो ये 2s2 2p4 बन जाएगा. ओके. नेक्स्ट डी वाले को देखते हैं. अगर डी वाले में क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये 2p4 बन जाएगा और एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये 2p3 बन जाएगा. ओके. अब यहाँ पर सोचिए कि कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी, सी या डी. ओके. सो क्या आ रहा है आपके दिमाग में, कौन सा करेक्ट हो सकता है? सो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी, राइट. बी वाला करेक्ट ऑप्शन क्यों होगा? क्योंकि जो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है वो हम लोगों को बी वाले में टफ होगा, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन हमको 2p6 में से निकालना है. किस में से निकालना है? 2p6 में से निकालना है दूसरा इलेक्ट्रॉन. सो इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा मुश्किल है. यहाँ पे भी मुश्किल होता, इस सी वाले केस में भी मुश्किल होता, बट यहाँ पर जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है वो हमको इसी सेम ऑर्बिटल में से निकालना था, इसलिए यहाँ पे उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था. डी वाले केस में क्या हो रहा था कि वो 5 में था, 5 के बाद वो 4 में आता है, 4 के बाद वो 3 में आता है. सो यहाँ पर भी उतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये दोनों जो है वो किसी स्टेबिलिटी में नहीं बैठे. बट ये बी वाला जो है उसमें अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो तुरंत वो फुल फील्ड या फिर फुल्ली फील्ड वाले ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी में आ जाता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है. एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारा जो करेक्ट आंसर है वो बी है. ओके. सो यहाँ तक समझा है आपको, आई गेस. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्या बोल रहा है वो? द सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट इज इनवेरिएबल
हायर देन फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल बिकॉज, क्या बोल रहा है वो, कि जो आपका सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो हाई मिल रहा है आपको फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल के कंपेयर में। क्यों, रीज़न पूछ रहा है वो। सो रीज़न क्या हो सकता है? सो देखिए, पहला रीज़न उन्होंने दिया था साइज ऑफ कटायन इज स्मॉलर देन इट्स एटम। क्या बोल रहा है वो, कि जो कटायन होगा उसका जो साइज होगा वो क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा एज कंपेयर टू एटम के साइज के। ओके, सो करेक्ट है क्या? जो उसका कटायन है उसका साइज स्मॉल रहेगा एटम के कंपेयर में, बिकॉज ऑफ दिस सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हम लोग क्या मिलता है, ज़्यादा मिलता है एज कंपेयर टू फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के। सो ये करेक्ट हो सकता है। चलिए बी वाला देखते हैं। इट इज़ ईजियर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कटायन। कटायन में से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी है। ईजी है क्या? नहीं, तो मतलब बी तो नहीं है। आयनाइजेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। आयनाइजेशन में क्या होता है, हम लोग एनर्जी देते हैं, राइट। सो मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस तो वो है, बट ये रीज़न कंप्लीटली ये वाला जो सेंटेंस है उसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, उसको एक्सप्लेन कर रहा है क्या? सी वाला ऑप्शन नहीं, राइट। सो मतलब सी वाला भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। नॉन ऑफ द अबव तो नहीं हो सकता। ओके, सो मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। मतलब क्या, द साइज ऑफ द कटायन इज स्मॉलर देन इट्स एटम एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन the second ionization potential of element is higher than first ionization potential. Okay, so the correct answer is this one. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वो लोग क्या बोल रहे हैं कि the first, second and third ionization energies for an elements are 7 electron volt, 12.5 electron volt, 42.5 electron volt respectively. The most stable oxidation state of the element will be, यानी ये आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज़ दिया है उन्होंने, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पीज वैल्यू दिया है उन्होंने। सो फर्स्ट उन्होंने बोला है कि 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सेकेंड उन्होंने बोला है 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, थर्ड उन्होंने बोला है कि 42.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और उन्होंने बोला है कि जो हमारा एलिमेंट है जिसके ये आयनाइजेशन एंथैल्पीज है वो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। फर्स्ट वाला निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा उसके ऊपर, सेकंड निकालोगे तो 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, थर्ड निकालोगे तो 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे एक सिंपल सा कंसेप्ट है। 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी हमको बता रहा है वो। फिर 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उन्होंने वैल्यू दिया है आयनाइजेशन एंथैल्पी का सेकेंड का, और थर्ड का अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली वो 42.5 है। मतलब 12.5 के बाद 42.5 कुछ ज़्यादा ही ड्रास्टिक चेंज देखने मिल रहा है हम लोग को। इट मीन्स कि वैलेंस शेल में, उस एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस एलिमेंट के वैलेंस शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तभी तो उनका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू है वो 7 और 12.5 मिल रहा है। ओके, ये जो थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी जिसके वजह से मिल रहा है, वो इलेक्ट्रॉन अंदर बैठा होगा। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न हम लोगों को जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू है वो 42.5 देखने मिल रहा है। ओके, तो क्या समझ में आ रहा है आपको कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा तब वो स्टेबल होगा। सो सिंपल सी बात है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर के शेल में, मतलब +2 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, +3 वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो अंदर वाले शेल से निकालना पड़ रहा है, अंदर वाले शेल से निकालना पड़ रहा है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को निकालना टफ होगा। ओके, मतलब जो इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो भी इसलिए हम लोगों को हाई मिल रहा है। समझा? सो मतलब इजी किस में है, +2 वाले स्टेट में। सो मतलब सिंपल सी बात है, +2 वाले स्टेट में इजी है। मतलब इजी क्यों है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसीलिए तो हमको इजी है इलेक्ट्रॉन को निकालना। और वो क्यों दे रहा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को देने से हो सकता है उसको कोई स्टेबिलिटी मिलती होगी। ओके, सो इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, +2, राइट। 2 इलेक्ट्रॉन देने से क्या हो रहा है, वो कुछ स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, और इसीलिए उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है, +2 हो सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या बोला उन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रिप्रेजेंट्स अ सडन लार्ज गैप बिटवीन द वैल्यूज ऑफ सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ एन एलिमेंट। ओके, क्या बोल रहा है वो कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एक सडन लार्ज गैप दिखा रहा है आपको सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज़ के बीच में। सो ये जस्ट अभी हम लोगों ने ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किया है। ओके,
कि किसमें आपको लार्ज गैप देखने मिलेगा। ओके, सो लार्ज गैप हमको किसमें देखने मिलेगा? सो ऑप्शन नंबर डी वाले में हमको लार्ज गैप देखने मिलेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद सीधा हमको P6 में एंटर करना पड़ेगा। ओके, सो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे सीधा। लास्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। सो लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिखाई दे रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन लीस्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ओके, मतलब इन सारे रिएक्शन में जो भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया है यहाँ पे, ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन में से कौन से ट्रांसफॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन का रिमूवल जो है वो ईजी होगा। ओके, चलिए फाइंड आउट करते हैं। सो फ्लोरीन जो है वो F माइनस में है पहले वाले ऑप्शन में, दैट इज़ ए वाले ऑप्शन में। फ्लोरीन माइनस में है मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ओके, सिंपल सी बात है। फ्लोरीन माइनस मतलब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। अब बी वाले ऑप्शन में देखते हैं। बी वाले ऑप्शन में P माइनस है। P माइनस है मतलब वो P4 में है, राइट। P4 से वो P3 बन रहा है, बराबर है, सही बात है। P4 से P3 बन रहा है मतलब उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल में, उसमें से अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो वो P3 बन रहा है। C वाले की बात करूँगा तो S माइनस है, राइट। S माइनस से वो क्या बन रहा है? S बन रहा है। S माइनस से S बन रहा है मतलब वो क्या बन रहा है? मतलब वो P5 से P4 बन रहा है। ओके, और यहाँ पे वो क्या बन रहा है? P माइनस से P बन रहा है। और वही अगर मैं D वाले की बात करूँगा तो Cl माइनस से वो Cl बन रहा है। Cl माइनस मतलब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट से ऑक्टेट इनकम्प्लीट वाले स्टेट में जा रहा है Cl माइनस। ओके, सो ऐसा पॉसिबल है क्या ऑक्टेट कंप्लीट से ऑक्टेट इनकम्प्लीट वाले स्टेट में जाएगा? वो ईजी रहेगा क्या? वो नहीं। ओके, सेम वैसे ही F माइनस भी F माइनस से F में जा रहा है, यानी ऑक्टेट कंप्लीट से ऑक्टेट इनकम्प्लीट वाले स्टेट में जा रहा है। सो ऐसा होगा क्या? नहीं। तो A और D तो चला गया, बचा कौन? B और C। अब इसमें से आपको देखना है कि किसमें इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी रहेगा। सो जब आप देखोगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि B और C में से एक P4 से P3 में जा रहा है और एक P5 से P4 में जा रहा है। ओके, यानी P4 से P3 में जाने से उसको एक स्टेबिलिटी मिल जाती है। कौन सी? हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी। ओके, और वही P5 से P4 में जाने से उसको कोई भी स्टेबिलिटी मिलती है क्या? कोई भी स्टेबिलिटी मिल रही है क्या उसको? नहीं। ओके, सो अगर P4 से P3 में जाने से उसको कोई स्टेबिलिटी गेन हो जा रही है तो वो जाना प्रेफर करेगा। जाना प्रेफर कैसे करेगा? अगर हम लोग उसका 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो वो P3 में आ जाता है, राइट। सो मतलब कि रिएक्शन नंबर बी में क्या हो रहा है? उसको एक स्टेबिलिटी मिल रही है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन को निकालना, दैट इज़ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रेफर करेगा। प्रेफर करेगा मतलब क्या? कि सेकेंड वाले ट्रांसफॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ईजी होगा। ओके, सो मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बी वाला। ओके, क्योंकि वो P4 से P3 में आ रहा है। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक समझा है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, सपोर्ट कीजिए मुझे, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।